जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सूर्य तप यानी इंसोलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि सूर्य तप की परिभाषा क्या है और इसको वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, इसका विवरण क्या है, अक्षांशीय ऊष्मा बजट क्या होती है, तापमान के बारे में, उसका वितरण, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तो जितना हो सकेगा उतना हम अध्ययन करेंगे इसमें। यहाँ पे कुछ चित्र वित्र छपे हैं, क्या चीज़ें हैं कुछ समझने का प्रयास करते हैं। यदि बड़े क्षेत्र में जल द्वारा ऊपरी परत को बहा ले जाएं तो इसे सतह अपरदन कहते हैं। ये तो अपरदन वाली कुछ बातें हैं। तो टॉपिक की स्टार्टिंग होती है यहाँ से, सूर्य तप की परिभाषा से। फिर अगला है कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यहाँ पे ये सारे कारक हैं। फिर पृथ्वी नत अक्ष पर सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है जिसके निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। तो उसके अंदर भी घुस घुस के एकदम अच्छे से लिखा हुआ है टॉपिक। तो पहले सूर्य तप क्या होता है, इंसुलेशन। पृथ्वी को सूर्य तप, पृथ्वी को सौर विकिरण का जो भाग प्राप्त होता है वह सूर्य तप कहलाता है। सिंपल सा, पृथ्वी को सौर विकिरण का जो भाग प्राप्त होता है वह सूर्य तप कहलाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जैसे गुरुत्व, ज्वारीय ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा आदि हैं, किंतु पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं जैसे कि गुरुत्व ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये पृथ्वी के स्रोत हैं। पृथ्वी पर जो स्रोत प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं वो ये हैं, किंतु पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत सूर्य है। क्योंकि सूर्य तप पड़ने की वजह से संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं या पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। पवन ऊर्जा के उत्पन्न होने से समुद्र में या महासागरों में ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जिससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण, शॉर्ट वेव लेंथ रेडिएशन के रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली यही ऊर्जा आगामी सौर विकिरण यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन अथवा सूर्य तप कहलाती है। लेकिन जो सूर्य तप प्राप्त होता है, इस सूर्य तप की वजह से पृथ्वी गर्म नहीं होती है या पृथ्वी का क्षोभ मंडल गर्म नहीं होता है, बल्कि सूर्य तप से जो स्थलाकृतियां हैं जैसे कि मरुस्थल है, घास का मैदान है या मैदानी क्षेत्र है, पठार है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, वन है, बर्फ है, धूलकण हैं, ये सब जो ऊर्जा सोखते हैं सूर्य तप का, जो लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण के रूप में आती हैं, उसका जितना मात्रा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जितना मात्रा लौटा देती हैं बिना एब्जॉर्ब किए, उसे कहा जाता है एल्बिडो। उसे बाद में देखेंगे। परंतु जितना मात्रा एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो पिंड, जैसे कि मिट्टी ले लें, मिट्टी पूरी तरीके से गर्म होने के पश्चात उस गर्मी को फिर छोड़ेगी बाहर, उसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। वही पार्थिव विकिरण वायुमंडल को गर्म करता है और सतह पर वायुमंडल का घनत्व ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर हम जाते जाते हैं, वायुमंडल में गैसों का जो अनुपात है, घनत्व है, कम होता जाता है। इसी कारण से नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। तो पृथ्वी का गर्म होना वो सूर्य तप पर डिपेंड डायरेक्टली नहीं करता है बल्कि इनडायरेक्टली करता है। पार्थिव विकिरण के कारण पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है।
तो फिर से पढ़ें कि पृथ्वी को सौर विकिरण का जो भाग प्राप्त होता है वह सूर्यताप कहलाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जैसे गुरुत्व, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि हैं, किंतु पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत सूर्य है। पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली यही ऊर्जा आगमी सौर विकिरण, पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली यही ऊर्जा आगमी सौर विकिरण, इनकमिंग सोलर रेडिएशन अथवा सूर्यतप, आगमी सौर विकिरण, इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर इंसोलेशन कहलाती है, सूर्यतप कहलाती है। पृथ्वी के वायुमंडल के बाह्यतम भाग, पृथ्वी के वायुमंडल के बाह्यतम भाग जिसे कार्बन लाइन कहा जाता है, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है कार्बन लाइन। तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाह्यतम भाग में सूर्यतप 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से प्राप्त होता है। कार्बन लाइन 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। 100 किलोमीटर की ऊंचाई का तात्पर्य है कि मध्य सीमा यानी कि मेसोपॉज से 20 किलोमीटर ऊंचा ऊपर अर्थात आयन मंडल में पाया जाता है। आयन मंडल में भी जो परत है ई परत, EFG ने DE, जो डी परत है, डी परत की जो अंतिम सीमा है, डी और ई परत की सीमा का जो बॉर्डर है उसे कहते हैं कार्बन लाइन। तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाह्यतम भाग कार्बन लाइन यानी 100 किलोमीटर में सूर्यतप 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से प्राप्त होता है। हर मिनट में 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 2 कैलोरी या 1.94 कैलोरी की दर से प्राप्त होती है ऊर्जा तप, मतलब ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर सूर्यतप। इसे सौर स्थिरांक या लैंजिली कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के बाह्यतम भाग यानी कार्बन लाइन अर्थात 100 किलोमीटर में सूर्यतप 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट के दर से प्राप्त होता है। इसे सौर स्थिरांक या लैंजिली कहते हैं, लैंजिली कहते हैं। पृथ्वी प्राप्त सूर्यतप का केवल 2 अरबवां भाग ही रोक पाती है। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो प्लेनेट है, प्राप्त सूर्यतप का केवल 2 अरबवां भाग ही रोक पाती है। बाकी सारा प्रकाश अन्य ग्रहों और सब जगह फैल जाता है। पृथ्वी खाली 2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है, किंतु यह अत्यंत सूक्ष्म मात्रा भी पृथ्वी पर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के अनुरक्षण व परिरक्षण के लिए पर्याप्त होती हैं। फिर से बिना देखे, पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्यतम सीमा अर्थात कार्बन लाइन जो कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, कार्बन लाइन या कार्बन रेखा, यहाँ पर प्राप्त होने वाला सूर्यतप 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से प्राप्त होता है। पृथ्वी सूर्य के द्वारा उत्सर्जित कुल ऊष्मा का 2 अरबवां हिस्सा ही प्राप्त करती है। इतनी सूक्ष्म, इतनी कम, इतनी अल्प मात्रा में सूर्यतप प्राप्त करने के बावजूद यह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के अनुरक्षण और परिरक्षण के लिए उपयोगी है। सूर्यतप के वितरण में स्थानिक और कालिक भिन्नता पाई जाती है। यानी सूर्यतप की मात्रा
पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में प्राप्त होती है और साल के अलग अलग मौसमों में भी अलग अलग मात्रा में प्राप्त होती है। तो सूर्य तप का जो वितरण है वो सबसे ज़्यादा मतलब जो भिन्नता पाई जाती है वो स्थानिक और कालिक भिन्नता पाई जाती है। सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। 5 कारक हैं खाली। सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक 5 हैं। एक है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, अपने ही अक्ष पर पृथ्वी नाचती है तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा वहाँ पर सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होगा और जो हिस्सा सूर्य के पीछे होगा वहाँ पर सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। सिंपल सी बात है। दूसरा, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। अपने ही अक्ष पर परिक्रमण और झुका है उसका 23.5 डिग्री अपने नत अक्ष पर झुका हुआ है पृथ्वी। इस कारण से जो दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होगी क्योंकि सूर्य की किरणों का सीधा नहीं हो पाना या दिन रात की लंबाई में अंतर हो जाता है। उपसौर अपसौर की जो परिघटना होती है इस कारण से भी। उपसौर मीन्स होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है 4 जनवरी के दिन, शायद 3 जनवरी को, तो उसे कहते हैं उपसौर। अपसौर होता है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, शायद वो 4 जुलाई का दिन होता है, उसे कहते हैं अपसौर। तो इस पर डिपेंड करता है कि पृथ्वी सूर्य के नज़दीक है कि दूर है। हालांकि इस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। फिर सौर कलंक, सूर्य के सतह पर काले काले धब्बे जो पड़ते हैं उसे कहा जाता है सौर कलंक। काले धब्बों की अधिकता हो जाने पर सूर्य तप की मात्रा या ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। सौर कलंक कम होने पर सूर्य तप कम हो जाती है अपेक्षाकृत। फिर वायुमंडलीय पारदर्शिता पर डिपेंड करता है सूर्य तप। फिर स्थल विन्यास, यानी कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर मरुस्थल है। जैसे मरुस्थल में सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होगा। सूर्य तप उसे कहते हैं जो सूर्य के द्वारा प्राप्त लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण, जिसे आगामी सौर विकिरण कहा जाता है, उसकी जितनी मात्रा प्राप्त कर ली जाती है उसे सूर्य तप कहते हैं। और सूर्य तप की जितनी मात्रा लौटा दी जाती है बिना एब्जॉर्ब किए उसे एल्बिडो कहते हैं। तो वायुमंडलीय पारदर्शिता कि वायुमंडल सूर्य तप को आने में कितना सहयोग कर रहा है या वायुमंडल पार्थिव विकिरण को लौटने में कितना बाधक या सहयोगी है, इस पर डिपेंड करता है। तो वायुमंडलीय पारदर्शिता और स्थल विन्यास, तो 5 कारक हैं। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण यानी अपने अक्ष पर परिक्रमण, चारों ओर घूमना सूर्य के, सौर कलंक, वायुमंडलीय पारदर्शिता, स्थल विन्यास। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, सौर कलंक, वायुमंडलीय पारदर्शिता, स्थल विन्यास, ये 5 कारक हैं जिस पर सूर्य तप डिपेंड करता है। यह सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण किसी स्थान विशेष में प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में कालिक स्तर पर परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण किसी स्थान विशेष में प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में कालिक स्तर पर परिवर्तन होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्षेत्र विशेष में सूर्य की किरणों के कोण में परिवर्तन होता है, अतः प्राप्त सूर्य तप की मात्रा परिवर्तित होती रहती है। रात्रि में क्षेत्र सूर्य तप विहीन होता है, आसान सी बात है। फिर पृथ्वी नत अक्ष पर सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, जिसके निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। पहला,
विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों के आपतन कोण में कमी आती है। तो पृथ्वी नत अक्ष पर सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, जिसके निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। पहला, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों के आपतन कोण में कमी आती है और सौर विकिरण को जितनी अधिक दूरी तय करनी होती है वह उतना ही अधिक अवशोषित, प्रकीर्णित तथा परावर्तित आदि होता है। तो पृथ्वी अपने नत अक्ष पर सूर्य के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, जिसके वजह से विषुवत रेखा और से लेकर के ध्रुवों तक के आपतन कोण में कमी आती जाती है। अब सूर्य को जितना दूरी तय करना पड़ेगा ज़्यादा, तो किरणों के आपतन, सौर विकिरण को जितनी अधिक दूरी तय करनी होता है, सौर विकिरण को जितनी अधिक दूरी तय करनी होती है वह उतना ही अधिक अवशोषित, प्रकीर्णित तथा परावर्तित आदि होता है। उतना ज़्यादा परावर्तित होगा तो सोखेगा कम, सूर्य तप कम मिलेगा, एल्बेडो ज़्यादा होगा वहाँ पर। प्रकीर्णित ज़्यादा होगा, ज़्यादा फैलेगा, स्कैटर होगा तो सूर्य तप कम मिलेगा। और ज़्यादा अवशोषित यानी वायुमंडल की सतह मोटी हो जाएगी क्योंकि दूरी ज़्यादा है, तो इस कारण से उसका अवशोषण भी ज़्यादा होगा, जिससे प्रभावी या प्राप्त सूर्य तप में कमी आती है। तिरछी किरणों को लंबवत किरणों की तुलना में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अतः प्रभावी सूर्य तप में कमी आती है। दूसरा, पृथ्वी की परिक्रमा के कारण सूर्य की आभासी गति होती है। पृथ्वी की परिक्रमा के कारण सूर्य की आभासी गति होती है तथा उत्तरायण और दक्षिणायण के क्रम में विभिन्न गोलार्धों में दिन और रात की लंबाई अलग अलग होती है। उत्तरायण में इसकी सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा से ऊपर की ओर ज़्यादा पड़ना, इसे कहते हैं उत्तरायण। नत अक्ष पर झुका हुआ है तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा से उत्तर दिशा में ज़्यादा पड़े, और फिर ऐसी स्थिति आ सकती है घूम करके पृथ्वी दूसरी ओर आ जाए कि उसे दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त हो। तो जिस गोलार्ध में सूर्य तप की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होगी पृथ्वी के परिक्रमण करने की वजह से, तो वहाँ पर दिन की लंबाई ज़्यादा होगी और सूर्य तप की प्राप्ति ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है। तो उत्तरायण दक्षिणायण से भी प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की परिक्रमा के कारण सूर्य की आभासी गति होती है तथा उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम में विभिन्न गोलार्धों में दिन और रात की लंबाई अलग अलग होती है, जिससे प्राप्त सूर्य तप का मान भी परिवर्तित रहता है। फिर दीर्घवृत्ताकार पथ के कारण उपसौर तथा अपसौर की घटनाएं होती हैं। उपसौर के समय सामान्य से 7% अधिक और अपसौर के समय 7% कम सूर्य तप प्राप्त होता है। यह है सिंपल सा। प्रति 11 वर्षों के अंतराल में सूर्य की सतह फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, प्रति 11 वर्ष के अंतराल में सूर्य की सतह फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। तो प्रति 11 वर्षों के अंतराल में सूर्य की सतह यानी फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इन धब्बों अथवा कलंकों का तापमान 4500 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया है।
वैज्ञानिकों के अनुसार प्रति 11 वर्षों के अंतराल में सूर्य के चुंबकीय ध्रुव, फिर से, वैज्ञानिकों के अनुसार प्रति 11 वर्षों के अंतराल में सूर्य के चुंबकीय ध्रुव उत्क्रमित हो जाते हैं तथा सूर्य में असामान्य चुंबकीय गतिविधियां होती हैं। यह गतिविधि सूर्य के भीतर से आने वाली ऊर्जा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे क्षेत्र विशेष में सौर कलंकों की उत्पत्ति होती है जो सदैव सम संख्या में होते हैं। इन चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य होने वाली अंतरक्रिया के कारण सूर्य की सतह से आवेशित गैसें बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होती हैं, जो पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं। वायुमंडलीय पारदर्शिता भी सूर्यतप की मात्रा को प्रभावित करती हैं। मेघाच्छादन तथा वायुमंडल में कणकीय पदार्थों की अधिक उपस्थिति सूर्यतप की मात्रा को कम कर देती हैं। वायुमंडलीय पारदर्शिता भी सूर्यतप की मात्रा को प्रभावित करती हैं। मेघाच्छादन तथा वायुमंडल में कणकीय पदार्थों की अधिक उपस्थिति सूर्यतप की मात्रा को कम कर देती हैं। मेघाच्छादन तथा वायुमंडल में कणकीय पदार्थों की अधिक उपस्थिति, क्योंकि वायुमंडल में कणकीय पदार्थों की अधिक उपस्थिति होगी तो वो सूर्यतप को अवशोषित करने में ज़्यादा खप जाएंगी, तो सूर्यतप की प्राप्ति कम होगी। तो वायुमंडल कितना पारदर्शी है? मेघाच्छादन है या कणकीय पदार्थों की अधिक उपस्थिति है तो सूर्यतप की मात्रा को कम कर देती हैं, जबकि स्वच्छ वायुमंडल या खुला आसमान प्राप्त सूर्यतप की मात्रा में वृद्धि करता है। पर्वतों की वह ढाल जो सूर्य के सम्मुख होती है वह अधिक सूर्यतप प्राप्त करती है, जबकि विपरीत ढाल पर सूर्यतप की मात्रा में कमी आती है। तो ये है सूर्यतप को प्रभावित करने वाले कारक। अब पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा ये वो, फिर यहाँ पे कोई चित्र बना है, ये देखिए चित्र बना हुआ है, फिर नीचे उसकी व्याख्या है, विस्तार से एकदम व्याख्या दी है। एनसीईआरटी में भी क्लास 11th में ऊष्मा बजट बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो पहले अध्ययन करते हैं एक बार। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। टॉपिक है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा इस तापमान पर पृथ्वी एक कृष्णिका की तरह कार्य करती है। कृष्णिका मीन्स होता है ब्लैक बॉडी, यानी एक ऐसा पिंड, एक ऐसी सतह जो गर्मी को अवशोषित करती है, उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी। और आदर्श कृष्णिका यानी कि जो आइडियल ब्लैक बॉडी होता है वो उसे कहते हैं जो पूरी गर्मी को एब्जॉर्ब कर ले। जैसे जो काला सतह होता है वो आदर्श कृष्णिका माना जाता है। और बेकार कृष्णिका, बैड ब्लैक बॉडी उसे कहेंगे जो ऊष्मा की मात्रा को पूरी तरीके से लौटा दे या बहुत कम एब्जॉर्ब करे, अधिकतम मात्रा को लौटा दे, उसे कहेंगे बैड ब्लैक बॉडी। जैसे कि जो बर्फ़ हिमटोपियाँ हैं, बर्फ़ की टोपियाँ हैं, आइस कैप्स हैं, वो ऊष्मा की मात्रा को बहुत कम एब्जॉर्ब करती हैं, ज़्यादा ऊष्मा को लौटा देती हैं, सूर्यतप की जो ऊष्मा है उसको लौटा देती हैं। तो हिमटोपियाँ वो आदर्श कृष्णिका नहीं है। देखिए यहाँ पे आ गया, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है
तथा इस तापमान पर पृथ्वी एक कृष्णिका की तरह कार्य करती है, अर्थात यह जितना सूर्य तप प्राप्त करती है उतना ही विभिन्न प्रक्रमों में वापस भी कर देती है। इस प्रकार पृथ्वी को प्राप्त सूर्य तप तथा पृथ्वी द्वारा वापस लौटाए गए विकिरण के मध्य स्थापित संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। फिर से, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है तथा इस तापमान पर पृथ्वी एक कृष्णिका की तरह कार्य करती है, अर्थात यह जितना सूर्य तप प्राप्त करती है उतना ही विभिन्न प्रक्रमों में वापस भी कर देती है। इस प्रकार पृथ्वी को प्राप्त सूर्य तप तथा पृथ्वी द्वारा वापस लौटाए गए विकिरण के मध्य स्थापित संतुलन ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। फिर से, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा इस तापमान पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इस तापमान पर पृथ्वी एक कृष्णिका की तरह कार्य करती है, अर्थात यह जितना सूर्य तप प्राप्त करती है उतना ही विभिन्न प्रक्रमों में वापस भी कर देती है। इस प्रकार पृथ्वी को प्राप्त सूर्य तप तथा पृथ्वी द्वारा वापस लौटाए गए विकिरण के मध्य स्थापित संतुलन ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। पृथ्वी के ऊष्मा बजट के अंतर्गत प्राप्त सूर्य तप तथा पृथ्वी द्वारा लौटाए गए विकिरण का विवरण निम्नलिखित है। कितना कितना आता है, कितना कितना कहाँ कहाँ से लौट जाता है, उसका विवरण इस प्रकार से है। माना कि पृथ्वी को वायुमंडल की ऊपरी सतह पर सौर विकिरण की 100 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, माना कि पृथ्वी को वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, जिसको हम कार्बन लाइन कह लें, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कह लें, सौर विकिरण की 100 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, पृथ्वी को वायुमंडल की ऊपरी सतह पर सौर विकिरण की 100 इकाइयाँ प्राप्त हो गई। पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के क्रम में 35 इकाइयाँ बिना अवशोषित हुए ही अंतरिक्ष में परावर्तित कर दी जाती हैं। फिर से, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के क्रम में 35 इकाइयाँ बिना अवशोषित हुए ही अंतरिक्ष में परावर्तित कर दी जाती हैं। पृथ्वी की सतह तक पहुंचने, पृथ्वी की सतह, सरफेस, भूपृष्ठ, भूतल, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के क्रम में 35 इकाइयाँ बिना अवशोषित हुए ही, यानी कहीं अवशोषित नहीं होती हैं, किसी मिट्टी में, वन में, मरुस्थल में, मैदान में, हिमटोपियों पर, इन सब में बिना अवशोषित हुए ही अंतरिक्ष में परावर्तित कर दी जाती हैं 35 इकाइयाँ। तो 100 इकाई आई, इसमें से 35 इकाई बिना पृथ्वी की सतह तक पहुँचे ही, बिना अवशोषित हुए ही 35 इकाइयाँ सीधा निकल गई कहाँ? अंतरिक्ष में। इसे पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं, इसे कहते हैं पृथ्वी का एल्बिडो। तो पृथ्वी का एल्बिडो है 35। एल्बिडो किसे कहते हैं? सूर्य तप की वह मात्रा जो कोई सतह बिना अवशोषित किए ही सीधा लौटा देती है, उसे कहते हैं एल्बिडो। तो पृथ्वी का एल्बिडो है 35, यानी कि 65 मात्रा को पृथ्वी अवशोषित करती है विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, उसके बाद उसे पार्थिव विकिरण के माध्यम से लौटाती है अंतरिक्ष में। तो शेष 65 इकाइयों में से 14 इकाइयाँ वायुमंडल में ओजोन आदि गैसों द्वारा अवशोषित होती हैं। तो 35 निकल गई, बचा 65। 65 इकाइयों में से 14 इकाइयाँ वायुमंडल में ओजोन आदि गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, 14 इकाइयाँ वायुमंडल में ओजोन आदि गैसों द्वारा अवशोषित हो गई, जबकि
केवल 51 इकाइयां पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाती हैं, जो महाद्वीपों तथा महासागरों के ऊष्मन में प्रयुक्त होती हैं। फिर से भी ना देखें। माना कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सूर्यतप 100 है, ठीक है। इसमें से 35 इकाई बिना पृथ्वी की सतह पर आए, बिना वायुमंडल की किसी गैस इत्यादि में अवशोषित हुए ही सीधा अंतरिक्ष में परावर्तित कर दी जाती हैं। यानी कि ये है 35 पृथ्वी का एल्बेडो। पृथ्वी ली ही नहीं 35 मात्रा, सीधा लौटा दी। बचा 65। इन 65 में से 14 इकाइयाँ वायुमंडल में ओजोन आदि गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। बचा 51। अब यही 51 मात्रा जो है वो पृथ्वी की सतह पर आती है, महाद्वीपों पर, महासागरों में, जो इनके ऊष्मन में प्रयुक्त होती हैं। ठीक। पृथ्वी अवशोषित 51 इकाइयों का पार्थिव विकिरण के रूप में परित्याग करती हैं, जिनमें अब देखिए 51 इकाई पृथ्वी की सतह पर आ गई। अब ये 51 इकाई भी जाएगा, लेकिन वो जाएगा पार्थिव विकिरण, जिसको दीर्घ तरंग दैर्ध्य पार्थिव विकिरण भी कहा जाता है, के रूप में वापस जाएगा। तो 51 को लेकर जाना है, तो उसमें से 34 इकाइयाँ, कितना, 34 इकाइयाँ वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। 51 में से 34 इकाइयाँ जो पार्थिव विकिरण के रूप में ऊपर जा रही थी, अंतरिक्ष में जा रही थी, वो ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और विभिन्न प्रकार की जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन इत्यादि गैसों के माध्यम से अवशोषित कर ली जाती हैं 34 इकाइयाँ। 51 में से 34 इकाइयाँ वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जो पृथ्वी, जो पार्थिव विकिरण है उसके माध्यम से। अब बचा 34, शेष 17 इकाइयाँ अंतरिक्ष में चली जाती हैं। ठीक है, 51 है जो पार्थिव विकिरण के रूप में ऊपर जा रही थी, लेकिन 34 मात्रा उसमें से विभिन्न जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो अवशोषित कर लेती हैं, और शेष 17 इकाइयाँ अंतरिक्ष में चली जाती हैं। इस प्रकार वायुमंडल में 48 इकाइयाँ संचित हो जाती हैं। 48 इकाइयाँ वायुमंडल में संचित हो जाती। कैसे? 14 इकाई संचित हो गई थी आते वक्त, और 34 इकाई संचित हो गई है जाते वक्त। वायुमंडल में आते वक्त जब 100 इकाई आया था, उसमें से 35 इकाई सीधा ही चला गया था, जिसको पृथ्वी का एल्बिडो कहा गया था। बचा था 65। उस 65 में से 14 इकाइयाँ ग्रीन हाउस के ओजोन परत या ओजोन गैसों इत्यादि गैसों के द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, तो ये वायुमंडल में संचित हो गई थी। बचा था 51 आया महाद्वीप, महासागर इत्यादि के सतह पर, जो इसके ऊष्मन में प्रयुक्त होता है। ये पार्थिव विकिरण के रूप में फिर से अंतरिक्ष में जाने का प्रयास जाता है, जिसमें से 34 इकाइयाँ वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इत्यादि के माध्यम से संचित कर ली जाती हैं। तो 34 इकाई जो पार्थिव विकिरण के रूप में जा रही थी, और 14 इकाइयाँ जो सूर्यतप के रूप में आ रही थी, दोनों को ऐड कर लें तो 48 इकाइयाँ वायुमंडल में ही संचित हो जाती हैं, जिन्हें वायुमंडल भी धीरे धीरे अंतरिक्ष में विकिरित कर देता है। इस प्रकार प्राप्त सौर विकिरण की 100 इकाइयाँ निम्नलिखित रूप में अंतरिक्ष वापस कर दी जाती हैं। कैसे? पृथ्वी का एल्बिडो 35 वापस हो गया, 35 पहले ही। पार्थिव विकिरण आया कितना? आया 65, मतलब 65 आया, जो शेष बचा हुआ था उसमें से 14 अवशोषित हो गई हैं। 51 आया नीचे जो पार्थिव विकिरण के रूप में ऊपर जाएगा, उसमें से 17 पार्थिव विकिरण के रूप में सीधे अंतरिक्ष में चली गई थी 17 इकाइयाँ, और फिर वायुमंडल द्वारा विकिरित कर दी गई 48 इकाइयाँ। 14 पहले
34 बाद में, यानी कि 48, इसे वायुमंडल धीरे धीरे विकृत कर देती हैं अंतरिक्ष में। तो 100 की 100 मात्रा फिर से अंतरिक्ष में भेज दी जाती हैं। तो जितना लिया पृथ्वी ने उतना ही वापस कर दिया। तो पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है एकदम बैलेंस रहता है। अब चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये है पृथ्वी की सतह और यह है सूर्य। सूर्य से 100 यूनिट सूर्य तप आया। अंतरिक्ष में जैसे ही वायुमंडल में, अंतरिक्ष को पार करके जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश किया, 35 यूनिट सूर्य तप वापस कर दिया गया। अच्छा, जो 35 यूनिट वापस कर दिया गया इसे कहा जाता है पृथ्वी का एल्बेडो। इसमें से भी जो श्वेत बादल हैं वो 27 यूनिट वापस कर देते हैं, मतलब ले लेते हैं। धूलकण 6 यूनिट, हिमटोपियाँ 2 यूनिट, मतलब वापस कर देते हैं। जैसे रास्ते में कहीं श्वेत बादल मिला तो 27 यूनिट जो वापस गया वो श्वेत बादल की वजह से गया, और 6 यूनिट धूल कणों की वजह से गया, और हिमटोपियों की वजह से 2 यूनिट चला गया। तो 35 यूनिट पृथ्वी ने लिया ही नहीं, सीधा दे दिया। तो ये हो गया पृथ्वी का एल्बिडो। बचा 65। अब 65 फिर अगला नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो 14 यूनिट वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली गई, जो ओजोन गैस हैं या और गैसें हैं उसके माध्यम से। तो बचा 51। 51 पृथ्वी को प्राप्त हुआ। पृथ्वी गर्म हो गई, ऊष्मन हो गया। तो ऊष्मन होने के पश्चात ये विकिरित करेगा, ऊर्जा को रेडिएट करेगा, गर्मी को छोड़ेगा पृथ्वी से। तो उसमें से 34 यूनिट जो ऊष्मा है वो ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित कर लेंगी और 17 यूनिट अंतरिक्ष में भेज देंगे। तो यहाँ का 34 और यहाँ का 14 मिलकर के 48 वायुमंडल में रह गया, जो बाद में विकृत हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो यह चित्र के माध्यम से अध्ययन। पृथ्वी पर जो पृथ्वी का पार्थिव, जो पृथ्वी का एल्बेडो है वो था 35। 35 में भी 27 है श्वेत बादल के रूप में, 6 है धूल कणों के रूप में, और 2 है हिमटोपियों के रूप में। 6 2 8, 8 7 15, 2 35। ठीक है। अब पृथ्वी का उपरोक्त ऊष्मा बजट मानव हस्तक्षेप रहित आदर्श दशाओं में आकलित किया गया है तथा इसमें प्रतिलोमी विकिरण की मात्रा को शामिल नहीं किया गया है। प्रतिलोमी विकिरण यानी विकिरण हुआ, नीचे से ऊपर गया, प्रतिलोमी विकिरण हुआ कि फिर से ऊपर से नीचे आ गया, उसको शामिल नहीं किया गया है। ये आदर्श स्थिति है। पृथ्वी का उपरोक्त ऊष्मा बजट मानव हस्तक्षेप रहित आदर्श दशाओं में आकलित किया गया है तथा इसमें प्रतिलोमी विकिरण की मात्रा को शामिल नहीं किया गया है। अतः यह पृथ्वी के ऊष्मा बजट को आदर्श स्थिति दर्शाता है, न कि व्यवहारिक या वास्तविक रूप को दर्शाता है। वर्तमान में पृथ्वी के ऊष्मा बजट में असंतुलन की स्थितियां देखी जा रही हैं, जो भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित हो रही है। अतः ऊष्मा बजट के यथार्थ प्रदर्शन हेतु उचित तरीके की आवश्यकता है। अब देखते हैं अक्षांशीय ऊष्मा बजट क्या होता है। यानी हर एक अक्षांश पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, शीतकटिबंधीय ध्रुवीय क्षेत्रों पर ऊष्मा का बजट क्या होता है, कैसे होता है। तो ये है 0 विषुवत रेखा, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, ये 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, इस प्रकार से।
इस ओर है साउथ और इस ओर है नॉर्थ, और यह है विषुवत रेखा। तो यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर दिए ऐसे करके। इसका मतलब है कि सूर्य तप यहाँ पे इस क्षेत्र में 30 से लेकर के 30 के बीच में, इस क्षेत्र में सूर्य तप यहाँ दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। सूर्य तप यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि 30 से 30 के बीच में जो गर्मी है, यानी सूर्य का सीधे पड़ना, उसके विकिरण को कि सीधे पड़ना ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सूर्य तप ज़्यादा मिलता है। फिर जैसे जैसे हम 30 के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कम मिल रहा है। अब यहाँ पे लौटाया गया विकिरण, यहाँ पे ऊष्मा की न्यूनता ज़्यादा है, ऊष्मा की न्यूनता यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये जो पहाड़ी वाला क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। जबकि इसके बाद ये लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ किए हैं, तो इस लाइन पे यहाँ पे ऊष्मा कम मिल रहा है, ऊष्मा की न्यूनता है। तो ये एक ग्राफ के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, जिसमें बीच में 0 दिखा दिया, एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ 0 दिखाया, यहाँ 30 60 90 साउथ में, यहाँ 30 60 90 नॉर्थ में दिखाया, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए और फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो इस लाइन के ऊपर जो क्षेत्र आ रहे हैं 30 से 30 के बीच में, यहाँ सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होते हैं, और बाकी इसके दोनों ओर ऊष्मा न्यूनता की स्थिति पाई जाती है। ठीक है। अक्षांशीय ऊष्मा बजट। यद्यपि संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में प्राप्त सूर्य तप और पृथ्वी द्वारा लौटाए गए विकिरण के मध्य संतुलन बना रहता है, किंतु अक्षांशीय स्तर पर यह संतुलन भंग हो जाता है। पृथ्वी पर 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ के मध्य प्राप्त सूर्य तप की मात्रा लौटाए गए विकिरण की तुलना में अधिक होती है। फिर से, पृथ्वी पर 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ के मध्य प्राप्त सूर्य तप की मात्रा लौटाए गए विकिरण की तुलना में अधिक होती है। सूर्य तप ज़्यादा मिलता है और विकिरण यहाँ पर मतलब पार्थिव विकिरण कम होता है अपेक्षाकृत। अतः यह क्षेत्र ऊष्माधिक्य क्षेत्र हीट सरप्लस होता है, हीट सरप्लस होता है। ठीक है। 40 डिग्री से ध्रुवों तक प्राप्त सूर्य तप की तुलना में लौटाए गए विकिरण का भाग अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे हिमटोपियाँ, आर्कटिक प्रदेश, अंटार्कटिक प्रदेश, ध्रुवीय क्षेत्र, ये सब पाए जाते हैं। तो जो हिम होता है वो उसका एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण बहुत कम होता है और उसका एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है, परावर्तन बहुत ज़्यादा होता है। तो 40 डिग्री से ध्रुवों तक प्राप्त सूर्य तप की तुलना में लौटाए गए विकिरण का मान अधिक होता है, अतः यह क्षेत्र ऊष्मा न्यूनता का क्षेत्र होता है। अक्षांशीय संदर्भों में ये स्थितियां ही अक्षांशीय ऊष्मा बजट हैं। इस प्रकार यदि यह स्थिति बनी रहे तो पृथ्वी पर कुछ क्षेत्र निरंतर गर्म होते जाएंगे और कुछ क्षेत्र ठंडे होते जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं होने पाता है, क्योंकि पवनें तथा महासागरीय धाराएं पृथ्वी के विभिन्न भागों में ऊष्मा स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा संतुलन बनाए रखने का कार्य करती हैं, अतः इन्हें ऊष्मा का इंजन कहा जाता है। तो अगर ऐसा हो कि 0 से 40 के बीच में, पूरा हम फिर से बिना देखें याद करते हैं। पृथ्वी पर जो पृथ्वी का अक्षांशीय ऊष्मा बजट है उसमें 0 डिग्री से लेकर के मतलब 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री साउथ के बीच में सूर्य तप से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा यहाँ के क्षेत्र के द्वारा उत्कीर्णित या प्रकीर्णित ऊष्मा की मात्रा से ज़्यादा होती है।
यानी सूर्य तप यहाँ ज़्यादा प्राप्त होता है, जबकि पार्थिव विकिरण यहाँ से उसकी अपेक्षा में कम होता है, जिससे यहाँ ऊष्माधिक्य या एनर्जी सरप्लस या हीट सरप्लस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 40 डिग्री से ध्रुवों के बीच में दोनों गोलार्धों में सूर्य तप की मात्रा जितनी प्राप्त होती है उससे कहीं ज़्यादा पार्थिव विकिरण हो जाता है या एल्बिडो हो जाता है, जिससे यहाँ पर ऊर्जा न्यूनता, ऊष्मा न्यूनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर पृथ्वी पर लगातार ऐसी ही स्थिति बनी रहे तो कुछ क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते जाएंगे और कुछ क्षेत्र अत्यधिक ठंडे होते जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं होने पाता है क्योंकि पवन और महासागरीय धाराएं ऊष्मा का स्थानांतरण करती रहती हैं, संवहन करती रहती हैं, परिवहन करती रहती हैं, जिसके कारण से पूरे पृथ्वी पर ऊष्मा का एक संतुलन बना रहता है। इसी कारण से पवन और महासागरीय धाराओं को ऊष्मा का इंजन कहा जाता है। फिर सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण, यानी सूर्य तप जो है उसका पृथ्वी की सतह पर कहाँ पर कितना कितना वितरण कैसे कैसे है। तो सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण, इसको हम पढ़ लेते हैं ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति मीटर स्क्वायर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तक भिन्नता पाई जाती है। तो सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति मीटर स्क्वायर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तक भिन्नता पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय में 320 वाट प्रति मीटर स्क्वायर ऊष्मा प्राप्त होती है, जबकि ध्रुवों पर 70 वाट प्रति मीटर स्क्वायर ऊष्मा प्राप्त होती है। तक भिन्नता पाई जाती है। सर्वाधिक सूर्य तप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन का अभाव पाया जाता है। उष्णकटिबंध की तुलना में विषुवत वृत्त पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है। उष्णकटिबंध की तुलना में या उपोष्णकटिबंध की तुलना में विषुवत वृत्त पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग पर अपेक्षाकृत कम सूर्य तप प्राप्त होती हैं। तो डिपेंड करता है स्पेशियल जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 320 वाट प्रति मीटर स्क्वायर और ध्रुवीय क्षेत्रों में 70 वाट प्रति मीटर स्क्वायर सूर्य तप की प्राप्ति होती है। दूसरा, विषुवत रेखा की अपेक्षा तो उपोष्णकटिबंध के मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊष्मा की प्राप्ति होती है, सूर्य तप की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर मेघाच्छादन कम होता है। विषुवत रेखा पर चूंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, औसत रूप में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वार्षिक औसत के रूप में वार्षिक औसत ऊष्मा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर मेघाच्छादन की स्थितियाँ होती हैं। इसी कारण से यहाँ पर सूर्य तप की मात्रा उतना ज़्यादा नहीं मिलता है जितना कि विषुवत रेखा से इधर उधर के क्षेत्रों में प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा तो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मरुस्थलों में, जो शुष्क मरुस्थल है, वहाँ पर प्राप्त होता है सूर्य तप। और एक ही अक्षांश पर महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिक सूर्य तप प्राप्त होती है अपेक्षाकृत महासागरीय क्षेत्र के। और शीत ऋतु में मध्य और उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की तुलना में कम विकिरण प्राप्त होती है। शीत ऋतु में मध्य और उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की तुलना में कम विकिरण प्राप्त होती है। तो ठंडी का सीजन है तो मध्य और उच्च में विकिरण कम प्राप्त होगी गर्मी की तुलना की।
अपेक्षा, यानी गर्मी में तो थोड़ा बहुत प्राप्त हो भी जाएगी, ठंडी में वो भी प्राप्त होना मुश्किल होता है। तो ये बातें। अब अगला टॉपिक है तापमान। इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये एक अलग पृथक टॉपिक है, मतलब वायुमंडल से ही संबंधित है, लेकिन उसके एक सब टॉपिक के रूप में अलग से देखना होगा तापमान को। समताप रेखाएं, ये तापमान पश्चाता क्या है, तापमान विसंगति क्या है, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तापमान तथा वायुदाब में संबंध क्या है, ये जहाँ तक संभव होगा नेक्स्ट में हम देखेंगे, जितना भी हो सके। तापमान कितना किया, 2, 4, 6, 8, 10 किए। इस हिसाब से अगला 10 हम करेंगे अगर, तो कहाँ तक हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, यानी तापमान पश्चाता तक या तापमान विसंगति तक हम कर लें, ताकि एक चीज़ क्लियर रहे। तो तापमान विसंगति तक हम देखेंगे नेक्स्ट में। तापमान विसंगति, थर्मल एनोमली।